हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 6 मई एंड 6 मई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपको अपने वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा। जो भी नया स्टूडेंट है उसको टाइमिंग पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा वीडियो कब किस समय पे आता है। देखो, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में एक्सेप्ट संडे आपको मेरा एक एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे क्लियर। देन आफ्टर आपको 10 बजे आपको जो मैं अभी अब पढ़ा रहा हूँ, जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें मैं आपको 10 बजे अपलोड कर दूंगा। देन आफ्टर आपको 11 बजे एक शॉर्ट मिलेगा, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका शॉर्ट आपको बना दिया जाएगा जिससे आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाए करंट अफेयर। 12 बजे जो मैंने 10 बजे पढ़ाया है उसका एक शॉर्ट में वीडियो आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि 10 बजे मैंने क्या पढ़ाया है, इसका आपको शॉर्ट मिलेगा 12 बजे। 3 बजे आपको दिन में 3 बजे एक मेरा बैच चल रहा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके 20 एमसीक्यू कराए जाते हैं अल्टरनेट डे पर। और अभी 17 लेक्चर हो चुके हैं उसके, आप देख सकते हो आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन आफ्टर अगर इंडियन इकोनॉमिक्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सारे इंडियन इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आपको शॉर्ट में मैंने क्या किया है, ये सारे वीडियो वीकेंड से कंसोलिडेट कर दिए हैं। कैसे? अगर आप मेरा चैनल खोलोगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में कई सारे फोल्डर हैं, जैसे एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में आपको इंपोर्टेंट एडिटोरियल मिलेंगे। देन आफ्टर करंट अफेयर के फोल्डर अलग है, इंडियन पॉलिटी के फोल्डर अलग है, इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर अलग है। तो देख लीजिए, आपका करंट अफेयर इवन स्टेटिक्स पार्ट बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स माई गारंटी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉक ड्रिल इन स्टेट यूनियन टेरिटरी एज डायरेक्टेड बाय द सेंटर क्या है? देखो, आप जानते हो कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बिगड़े हुए हैं बिल्कुल भी वीकेंड से, क्योंकि क्या है, पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करती है और पाकिस्तान ने कई सारा टेररिस्टों को सपोर्ट करके फलगाम में अटैक करा है, जिसमें 26 लोग, इनोसेंट लोग की मृत्यु हो गई। समझे मेरी बात को? अब इंडिया की बारी है, इंडिया का टर्न है कि इंडिया इसको रिटेलिएट करे, रिस्पॉन्स दे, और नहीं देगी तो इंडिया के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ वीकेंड से विश्वास टूट जाएगा लोगों का। क्योंकि क्या है कि पूरी इंडिया उम्मीद लगा के रखी है कि इंडिया कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे पाकिस्तान को, क्योंकि जो किया है वो इनोसेंट थे क्लियर, वो टेररिस्ट नहीं थे, टेररिस्ट लोगों ने मारा है इवन, ठीक है। अब क्या है, इसमें इंडिया पहले प्रिपेयर होती है। क्या होता है, किसी भी कंट्री को वार करना होता है या किसी दूसरी कंट्री को हराना होता है, तो वो पहले ये देखती है कि हमें अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? वो मैं आपको ड्रिल में समझाऊंगा कि मॉक ड्रिल क्या होती है, इवन जापान ने क्या बोला है, रशिया के जो पुतिन साहब हैं वो क्या बात कर रहे हैं, इवन आपको आगे भी बताऊंगा कौन से लीडर क्या कह रहे हैं, यूएनएससी की मीटिंग हुई वो क्या बोला, वो आपको ड्रिल में समझाऊंगा। देन आफ्टर यूके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो क्या है कि यूके और यूरोपियन यूनियन, इन दो कंट्री के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये मैंने आपको कई बार बताया है, बट मैं आपको फिर से बताऊंगा इसमें इंडिया को प्रॉब्लम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देन आफ्टर वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में क्या है, माइक्रोबियल जेनोम को कलेक्ट करना, जिससे क्या हो कि वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर आरबीआई गोल्ड रिजर्व, आरबीआई ने कितना गोल्ड रिजर्व हो गया है, इवन आरबीआई गोल्ड रिजर्व क्यों एनहांस कर रही है, इसका कारण भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58th एनुअल मीटिंग हुई मिलान में, वहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण गई, उन्हें अटेंड किया। अब क्या बोला उन्होंने वहाँ पर जाके, इंडिया की क्या अप्रोच बताई, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेंटर डायरेक्टर स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर मॉक ड्रिल, मैं आपको थोड़ा शुरू से बता देता हूँ। देखो, फलगाम याद रखना, फलगाम में 26 पीपल किल्ड बाई टेररिस्ट। इन टेररिस्टों को सपोर्ट था, सपोर्ट बाई पाकिस्तान। क्या है? बाई पाकिस्तान। अब ये 26 पीपल थे, दीज ऑल आर इनोसेंट, दीज ऑल आर इनोसेंट पीपल।
समझे मेरी बात को। अब क्या है, इंडिया पूरा मूवमेंट चढ़ गया इंडिया के अंदर कि यार ये बहुत गलत हुआ है। इंडिया में बार बार ये ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी आर्मी को मार देते हैं, कभी सिविलियन को मार रहे हैं, कभी इंडिया के पब्लिक को मार रहे हैं ये टेररिस्ट लोग। और ये एंटर कैसे कर जाते हैं इंडिया के अंदर, बॉर्डर में क्या लीकेज है, ठीक है। तो कई सारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्टिव हो गई और आर्मी भी एक्टिव हो गई। कई सारे मिलिटेंट भी मारे गए जो पाकिस्तान से मिले हुए जम्मू कश्मीर में हैं मिलिटेंट, उनको सबको अच्छी तरह से अरेस्ट भी किया और अच्छी तरह से उनकी सेवा भी करी गई। क्लियर, तो सब कुछ करा गया उनके साथ। अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया तो ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। क्लियर, तो क्या है कि कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमारी कैजुअलिटी कम हो, उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा हो। समझे मेरी बात को, हमारी कैजुअलिटी कम होना चाहिए, उनकी कैजुअलिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए इंडिया कई दिन से, इवन 22 अप्रैल को ये टेररिस्ट का अटैक हुआ था। आज अभी कंडीशन 6 चल रहा है, कितने दिन हो चुके हैं, बट इंडिया प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, पाकिस्तान को घेर रही है चारों तरफ से। इवन हर वो प्रयास कर रही है जिससे हमारी कैजुअलिटी कम हो। अब एक सेंटर ने, अभी होम मिनिस्ट्री ने सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया है कि आप अपनी स्टेट में सिविल डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करो। सिविल डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करो, सिविल डिफेंस मैकेनिज्म को फॉलो करो। अब ये होता क्या है, देखो मॉक ड्रिल का मतलब क्या है। जैसे मानिए आपने कभी पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने के आपको प्रिकॉशन क्या लेना है। जैसे आपको मान लगता है कि आपको भूकंप आ गया आपके एरिया में, अगर आपको पता होगा कि भूकंप में मुझे किस पोजीशन में बैठना है, किस पोजीशन में लेटना है, जिससे मेरी वीकेंड से कैजुअलिटी जो मेरी हो सकती है वो बिल्कुल नील हो जाए या फिर 90% रुक जाए वो होने की पॉसिबिलिटी। तो ऐसे ही तो मॉक ड्रिल क्या होता है, मॉक ड्रिल में सिटीजनों को सिखाया जाता है, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को डायरेक्ट किया है, तो वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने सिटीजन को, स्टूडेंट को, सिटीजन को, स्टूडेंट को ट्रेनिंग देगी। क्या देगी, ट्रेनिंग देगी फॉर प्रोटेक्टिंग दी पब्लिक और प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बाई एयर रेड। क्या है, बाई एयर अटैक। क्योंकि इंडिया कुछ ना कुछ तो करने वाली है। अगर इतना सब कुछ कर रही है, अगर इसके बाद भी इंडिया ने कुछ नहीं किया तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी हमारी इंडिया के लिए। क्योंकि क्या है कि इतनी कुछ प्रिपेयर करने के बाद हमारी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसके बावजूद भी इंडिया कुछ नहीं कर पाई, तो हमें शर्म आना चाहिए, इंडिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्लियर, हालांकि मुझे इच्छा तो ये है कि पाकिस्तान को पूरा ही पार्ट इंडिया में ही आ जाए। अब पाकिस्तान रहना नहीं चाहिए। क्लियर, पाकिस्तान कोई कंट्री ना हो, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट, वी कैन से इट विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर सम टाइम व्हेन आर्मी अटैक ओवर पाकिस्तान। समझो मेरी बात को। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों, मैं आपको करो बताता हूँ। इसके बाद जैसे कोई मानिए पाकिस्तान ने एयर अटैक कर दिया किसी स्टेट पर, तो कम से कम पब्लिक को ये तो पता होना चाहिए कि हमें कैसे बचना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अगर ये कंडीशन होती है तो समझे मेरी बात को। ये पूरा कहानी है। स्टूडेंट किस किस को, स्टूडेंट, सिविलियन, टीचर इज एन आर्मी, और जो कि वी कैन से जो भी डिफेंस फोर्स है वो इनको ट्रेनिंग देगी, बताएगी कैसे बचना है अगर एयर स्ट्राइक हो जाती है तो। बट इसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया, देखो ये तो हो गया सिविल मॉक ड्रिल, ठीक है, मॉक ड्रिल चलना स्टार्ट हो गई, हेल्थ से भी रिलेटेड स्टार्ट हो गई, इवन छुट्टी भी कैंसिल कर दी है सभी की, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। 7 मई से 7 मई से ये एक मामला स्टार्ट हो जाएगा मॉक ड्रिल करने का। मीन्स 7 मई से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा वीकेंड से कुछ ना कुछ करने का। और मुझे लगता है 7 मई के बाद इंडिया कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाली है। अब देखो वर्ल्ड कैसे हिला हुआ है, वर्ल्ड कितना डर रहा है, पाकिस्तान कितना डर रहा है, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप समझो और इंडिया ने क्या डिसीजन लिया। देखो इंडिया का है, आपको पता था कि इंडस वाटर टीटी को सस्पेंड कर दिया, इंडस वाटर टीटी को सस्पेंड कर दिया,
सस्पेंड कर दिया। अब क्या हुआ, चेनाब में 2 रिवर हैं, चेनाब में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, एक है बगलियार, एक है सलाल। याद रखोगे, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, पहला है बगलियार, दूसरा है सलाल। अब इन 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वीकेंड से पानी रोक दिया गया है। क्या पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी वाटर रोक दिया गया है। अब इनके यहाँ पर जो पाकिस्तान एरिया में जा रही है चेनाब, अब वहाँ पर इवन वीकेंड से ½ मीटर भी पानी नहीं है इतना, वो भी कुछ टाइम पे ख़त्म हो गया होगा। अब पर इंडिया ऐसा कर क्यों रही है, इससे तो बाढ़ भी आ सकती है। मैंने आपको कई बार बताया है, इवन मैंने इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बना के रखा है कि इंडिया रिस्पॉन्स, उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि इंडिया ज़्यादा देर तक पानी नहीं रोक सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बाढ़ आ सकती है, ओवर कैपेसिटी हो सकती है, जिससे डैम टूट भी सकता है। समझे मेरी बात को। तो क्या है कि इंडिया की पॉलिसी ये है कि पानी रोको और एकदम छोड़ दो, तो क्या उनकी कंडीशन बुरी हो जाए, इवन समझो मेरी बात को। तो क्या है कि एकदम रोको और फिर एकदम छोड़ो, तो पाकिस्तान में कई सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इवन इनको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इंडिया अभी इनको इकोनॉमिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है। फिर इनके बाद जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो इनको वीकेंड से पागल हो जाएंगे, जब इन पर अटैक किया जाएगा। जैसे ये पागल हो चुके हैं अब ये क्या कर रहे हैं, कई सारी वीकेंड से कई सारी कंट्रियों से मदद मांग रहे हैं। देखो अभी इंडिया कई सारी कंट्री से बात कर रहे हैं, इवन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे आप जानते हो कि परमानेंट मेंबर 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। अब इसमें से पाकिस्तान भी इस बार नॉन परमानेंट मेंबर है, और इसमें एक चाइना है जो कि परमानेंट मेंबर है। अब ये 2 कंट्री को छोड़ के इंडिया ने हर यूएनएससी के मेंबर से बात करी है। इवन सब कंट्रियां सपोर्ट करने को तैयार है कि हाँ वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म। क्लियर। तो यूएनएससी में भी अभी मीटिंग हुई, यूएनएससी की जो हेड हैं यूएनएससी के, वो बोले कि देखो सिविलियन पे अटैक मत करना, अगर अटैक करना है तो वैसे तो पीस से निपटा लो, क्योंकि ये अटैक वटैक वाली बात है तो वो करते नहीं हैं। क्योंकि क्या है कि उनका काम है नेगोशिएशन और बिकम अ मीडिएटर बिटवीन बोथ कंट्री, उनका काम ये है। तो मीडिएटर तो अभी तैयार है ही नहीं इंडिया किसी को बनाने के लिए। बांग्लादेश ने भी बोला कि हम मीडिएटर बनना चाहते हैं, इंडिया का रिजोल्यूशन और पाकिस्तान का हम रिजॉल्व कर देंगे। फिर मुझे यार मैंने सोचा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं, इन पर खुद पे तो सरकार चल नहीं रही है, ये मीडिएटर बनाएंगे। बताओ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के ये मीडिएटर बनाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं है। ये क्या बोलूँ, अब चलो छोड़ो, वो ये है ठीक है कहानी। अब यूएनएससी ने बोला कि यार ऐसा मत करो, नेगोशिएशन बायलैटरली रिलेशन के ज़रिए आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान रो रही है कई सारी कंट्री से, इवन हर कंट्री से भीख मांग रही है कि बचा लो कैसे भी, बट बराबर बॉर्डर पर एक्टिविटी कर रही है, बराबर गोलियां चला रही है, सीज फायर को वॉयलेट कर रही है, कई सारी एक्सरसाइज कर रही है, इवन अपने टैंक खड़े कर रही है, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना है। उसे पता है कि मेरी हार पक्की है, मुझे कोई भी हारने से बचा नहीं सकता। और हमेशा पाकिस्तान एक बात याद रखना कि अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाती है, किसी के दम पे नहीं लड़ी जाती। समझे। जो दूसरा है वो कुछ समय तक आपका सपोर्ट कर सकता है, बट लाइफ टाइम आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। आपकी हार पक्की है, निश्चित है। अगर आप में ताकत है तो आप लड़िए, क्योंकि अकेला आदमी ही जिसकी लड़ाई होती है वो अकेला आदमी ही लड़ता है। अगर आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो आपको गिरना पक्का है। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखो, जब भी कोई भी आदमी जब एम्पायर खड़ा करता है तो वो अकेला ही खड़ा करता है। समझे। गीदड़ों की तरह मत बनो, जो दूसरों के सिर कंधों पर सिर रखते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, इस बात को ध्यान रख लेना। क्लियर। क्या है देखो, चलो अब ये हो गया, यूएनएससी मीटिंग हो गई। इवन अभी जापान से भी बात चल रही है हमारी, और जापान ने भी बोला है कि वी आर अगेंस्ट, जापान ने भी बोला है कि वी आर टोटली इन सपोर्ट ऑफ इंडिया। हम पूरी तरह से इंडिया के सपोर्ट में हैं, हम पूरी तरह से। इवन जापान और इंडिया ने कई सारे एग्रीमेंट भी साइन किए, जैसे इसी के सिलते हुए इंडिया ने और जापान ने एक दो एग्रीमेंट बता देता हूँ। इंडिया एंड जापान ने
अभी एग्रीमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज, ऑटोमेशन, एआई, साइबर, स्पेस, इन सभी पर एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया और जापान ने। याद रखोगे, दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर, पाकिस्तान की हार पक्की है, इंडिया का कुछ नहीं होना, इंडिया प्रिपेयर हो रही है, इंडिया को पता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भीख नहीं मांगनी, हम खुद सक्षम हैं, हम तुम्हें पछाड़ देंगे एक दिन में। क्लियर, चलते बनाएंगे। यूके कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है CBDM। देखो, मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताया CBDM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो क्या है, यूरोप ने एक नई पॉलिसी निकाली थी, यूरोप की जितनी भी कंट्रियां हैं, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है यूरोप कंट्रियों में, तो उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा। ये क्या होता है, देखो क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करा जा रहा है यूरोप में, अगर वो इमिशन कितना, मतलब किस बेसिस पर कितना इमिशन हुआ है इसको प्रोड्यूस करने में, उस बेसिस पर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। मानिए किसी ने ज़्यादा इमिशन करा है, मानिए 2-3 kg इमिशन करा है कार्बन का, तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा 20। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 का भी डिसाइड नहीं हुआ है। क्लियर, 20-30। क्लियर, और अगर उसने इमिशन कम करा है, 1 kg करा है, तो कम टैरिफ लगेगा। ये यूके का प्लान है, याद रखना, यूरोपियन यूनियन का, और यूके का, यूरोप की कंट्रियां हैं। क्लियर, बट क्या है, इंडिया इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। क्लियर, इन चीज़ों में इंडिया बड़े ही आगे है, इवन सीमेंट। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, ये कार्बन इमिशन बहुत करती हैं। क्या करती हैं, कार्बन इमिशन बहुत करती हैं, और अगर कार्बन इमिशन करती हैं तो इंडिया को डिफ़िकल्टी हो सकती है टू एक्सपोर्ट दी स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम इन यूरोप कंट्री। क्या, यूरोप कंट्री में एक्सपोर्ट करने में इंडिया को डिफ़िकल्टी हो सकती है। समझे मेरी बात को, इंडिया को एक्सपोर्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब क्या है कि मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताया है कि यूके और यूरोपियन यूनियन दोनों कंट्री से इंडिया की डील चल रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये बोल रहे हैं यूरोप के कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये वीकेंड से इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। बट इंडिया की डिमांड यही है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में भी हमको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हम भी वीकेंड से स्टील में एफिशिएंट है, और अगर हमको यही नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मतलब क्या बेनिफिट मिलेगा हमको। तो यही कहानी है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ये सिर्फ ओनली ये है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना इमिशन करता है, उस बेसिस पर उस पर टैरिफ लगाया जाएगा यूरोप के अंदर, अगर वो एक्सपोर्ट किया जाता है तो। सिंपल, समझ में आ गया, चलते अपन आगे। पर इंडिया बात कर रही है कि कम करो, इसको ख़त्म करो। 1 डे 1 जेनोम इनिशिएटिव। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप जानते हो कि जेनेटिक और जेनोम सीक्वेंसिंग ये सारे मैटर किसके अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर, ये सारे मैटर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। अब क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, 1 डे 1 जेनोम। ये क्या इनिशिएटिव है, देखो क्या करा है कि इन्होंने, डीबीटी ने कई सारे माइक्रोबियल, इंडियन माइक्रोबियल जेनोम की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, इंडियन इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, यूजेबिलिटी को समझने के लिए, और इसको स्प्रेड करने के लिए, इंडिया में नॉलेज मिल सके स्टूडेंट को, टीचर को, कॉलेज में रिसर्चर वो एक्सेस कर सके इस डेटा को, इसलिए एक अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है 1 डे 1 जेनोम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है।
समझे मेरी बात को। अब क्या होगा इसके अंदर, इन्होंने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या किया है कि माइक्रोबियल वी कैन से ग्राफिकल जेनोम सॉरी genome of graphical summary graphical summaries क्लियर, जेनोम ऑफ ग्राफिकल समरीज ये सारी सबमिट करी हैं। क्लियर क्लियर, समझे मेरी बात को। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट होंगे और जो कॉलेज होंगे, जो टीचर होंगे और जो रिसर्चर होंगे वो इस ग्राफिकल समरी को एक्सेस कर सकेंगे, जिससे क्या इंडिया के जितने भी वी कैन से माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोबियल बैक्टीरियल जेनोम है, उनको एक्सेस करके इंडिया की यूजेबिलिटी में ये आ सके। तो ये एक इनिशिएटिव है, याद रखना, वन डे वन जेनोम इनिशिएटिव, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो जेनोम सीक्वेंसिंग और जेनोम एडिटिंग ये अभी एट प्रेजेंट में 2025 में इसी का यूज़ है, क्योंकि क्या है कि इससे कई सारे नए नए प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी 2 नए राइस की वैरायटी बनाई है, बट वो बनाई कैसी है, जेनोम एडिटिंग से। कैसे, जेनोम एडिटिंग से उन्होंने क्या करा है, जो राइस की वैरायटी थी उसमें एडिटिंग कर दी, जेनोम की जीन की एडिटिंग कर दी, और उससे नया सीड्स बना जो कि 450 और 500 टाइम्स मोर प्रोडक्शन देगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सीड्स। समझ लो मेरी बात को। तो जेनोम सीक्वेंसिंग और जेनोम एडिटिंग का यूजेबिलिटी बहुत है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इनके जेनोम सीक्वेंसिंग करके, एडिटिंग करके हमें देखना है इसकी यूजेबिलिटी कैसी है, क्योंकि जानते हो आप कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का यूज़ अभी ज़्यादा है। समझे मेरी बात को, चलते बनाएंगे। RBI गोल्ड रिजर्व, देखो मैंने आपको बताया था कि RBI का गोल्ड रिजर्व बढ़ गया है, नहीं बताया पर अब बता रहा हूँ। क्लियर, तो कितना अभी ऐड किया है, नियरली, मैं एग्जैक्ट डेटा भूल गया हूँ, 54.69 टन अभी ऐड किया है। कितना, 54.69 नियरली है, नियरली देख लेना और डेटा एग्जैक्टली। क्लियर, एग्जैक्ट वो डेटा याद नहीं आ रहा, पर इतना ही है, इतना ही 54.69 टन अभी गोल्ड को अपने रिजर्व में ऐड किया है। गोल्ड को, गोल्ड रिजर्व को ऐड किया है। अब कितना, 34.69 टन, 38 है आई थिंक, 38.69 टन। तो इंडिया की RBI ने अपना गोल्ड मंगवा लिया फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड BSI, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड BIS। क्लियर, यहाँ से अपना इतना सारा 38.69 टन मंगवा लिया है। अब RBI पर कितना गोल्ड रिजर्व हो गया है, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, आप कहोगे वाह सर कितना गोल्ड है, 879.34 नियरली मिलियन, वी कैन से मैट्रिक टन, मिलियन नहीं, मैट्रिक टन, इतना गोल्ड है, इतना गोल्ड है इसके पास, इतना गोल्ड है। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, अपन समझते हैं ये इतना गोल्ड कर क्यों रही है, RBI इतना गोल्ड रिजर्व क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है। देखो जैसे आप जानते हो कि गोल्ड की प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, गोल्ड की प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और आज गोल्ड की प्राइस 1 लाख तक पहुंच चुकी है। क्लियर, तो क्या है कि प्राइस कब बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, प्राइस जब बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है बट सप्लाई नहीं होती, सप्लाई नहीं होती तो क्या होता है, इससे इसकी प्राइस बढ़ती है। तो गोल्ड की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए RBI ने गोल्ड का जितना भी रिजर्व है उसको बढ़ाया है,
जिससे क्या हो, सप्लाई बढ़ सके मार्केट में, डिमांड वीकेंड से डिमांड को रिड्यूस करने के लिए प्राइस कम हो जाएगी तो क्या डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी तो, बट सप्लाई प्रॉपर रहना चाहिए। क्लियर। दूसरा कारण मैं बताऊं, मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, देखो क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का वार हो सकता है, डेफिनेटली कंफर्म है इंडिया और पाकिस्तान का वार होगा। क्लियर। अब इस वार में क्या होगा, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि इंडिया को गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गोल्ड से क्या है कि वार में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे की ज़रूरत है, गोल्ड को रिजर्व करके इंडिया अपने आप को सिक्योर करना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये भी दूसरा रीज़न हो सकता है। इवन दूसरी बैंकों से, बाहर की बैंकों से इसलिए मंगवाया है क्योंकि क्या है कि आगे चलकर अगर वार होता है, इंडिया, कुछ कंट्रियाँ सैंक्शन लग सकता है इंडिया के ऊपर, और इंडिया का जो रिजर्व फंसा हुआ है गोल्ड का वो ना मिले, शायद सैंक्शन लग जाए, अकाउंट, पूरे जितने भी अकाउंट हैं वो सीज हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए इंडिया ने सोचा, कारण देखो कुछ भी है, पर मेन कारण जो एक्चुअल कारण है वो डिमांड और सप्लाई का है। बट दो मेरे एक्सपेक्टेशन लगाए जा रहे हैं, वो अगर कितने सही होते हैं वो भगवान को पता है। क्लियर। और इंडिया को पता है। चलते बनाएंगे 58th एनुअल मीटिंग ऑफ एडीबी इन मिलान। देखो मिलान में अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग हुई, और हमारे इंडिया से किसने अटेंड करी, हमारे इंडिया से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। क्लियर। निर्मला सीतारमन। बट इन्होंने ऐसा क्या बोला एडीबी मीटिंग में कि इंडिया की मतलब तारीफ होने लगी। तो देखो इंडिया के कई सारे ऐसे रिफॉर्म हैं जो पॉजिटिव पड़े इंडिया को। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि PIL स्कीम, मतलब प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम। क्लियर। देन आफ्टर जीएसटी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी एक्ट, जो भगौड़े होते हैं जो पैसा लेके बैंकों के भाग जाते हैं उनका रेजोल्यूशन करने के लिए, ये भी इंडिया के कई सारे ऐसे पॉइंट है। वी कैन से इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, ये कई सारे अचीवमेंट बताए इंडिया के। निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे इंडिया की, उन्होंने कई सारे अचीवमेंट बताए जो कि तारीफ़ लायक है। इंडिया ने अच्छा प्रोग्रेस करा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इवन मैं आपको फिर से बता दूँ कि इंडिया की इकोनॉमी अब हो गई है, इंडिया की इकोनॉमी $4.39 ट्रिलियन, $4.39 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी हो गई है। इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्तों। क्लियर। इंडिया के कई सारी तारीफ के लायक है, इंडिया अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 6 वीकेंड से मई के करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता है तो आप बेफिक्र रहिए। अगर वीडियो नहीं आया तो समझ जाइए कि या तो रिपीट हो रही है न्यूज़ है, प्रीवियस 5 दिन के लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है मैं बिजी हो जाऊं, मैं 2 दिन के इकट्ठे डालूं आपको वीडियो, तो कुछ भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।